वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और कल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 11 फरवरी का, आई होप वो अच्छा हुआ होगा। और कोई चीज़ जो है वो आपको नहीं समझ आई है उसको देख सकते हैं एक बार कि क्या कमी आ रही है, ताकि यूपीपीएससी का जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो वो समस्याएं आप फिर से उसको ना दोहराएं या वो गलतियां आप फिर से ना दोहराएं। ठीक है, तो आज के अपने इस लेक्चर में हम लेक्चर 2 को देखने वाले हैं, जिसमें हम और प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम देखेंगे कि पर्यावरण से संबंधित और प्रश्न देखेंगे, एनजीटी से संबंधित देखेंगे। ठीक है, थंबनेल पे आप देख ही चुके हैं, तो उन सभी को समेकित रूप से हम यहाँ पर उन प्रश्नों को देखने वाले हैं। आई होप लेक्चर 1 आपने कल प्रॉपर देखा हो, नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, क्योंकि हर वीडियो ये वाला पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं, मुझे नहीं जानते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर एक पिंड ग्रुप है जिसमें आप डिस्कशन भी कर सकते हैं आपस में, कुछ अगर नोट्स वगैरह एक्सचेंज करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ तो वो भी कर सकते हैं। कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है तो आप मुझे कॉमेंट भी डायरेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आता है तो एंड में प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइए, आज का पहला प्रश्न क्या कहता है। राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी, ठीक है, एनजीटी प्रभावी हुआ है अक्टूबर 2010 से, नवंबर 2008 से, जनवरी 2011 से, अप्रैल 2012 से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या समझना चाहिए कि एनजीटी एक्चुअली में है क्या। ठीक है, अब यहाँ पर एनजीटी की बात कर रहे हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखेंगे तो इसके अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल हैं। ठीक है, इसकी स्थापना हम देखेंगे अधिनियम 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। तो कहने का मतलब ये कि अगर इस प्रश्न का उत्तर हम देखें तो अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना की गई थी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, और इसी तारीख से ये प्रभावी हुआ है। और इस अधिकरण का जो गठन है पर्यावरण बचाओ और वन संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधन सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन और क्षतिग्रस्त व्यक्ति या फिर कह सकते हैं संपत्ति के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करना और इससे जुड़े मामलों का तीव्र गति से निपटारा करने के लिए इसका गठन किया गया है। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है। नीचे दो वाक्यांश दिए गए, कथन ए कहता है प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। कारण आर कहता है जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। उपरोक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति जो है जलवायु का सही सूचकांक है, और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की बढ़ती मात्रा से जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे प्राकृतिक वनस्पति में भी चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, जो जल प्रिय पौधे यानी कि वाटर लविंग प्लांट्स का जलवायु की आर्द्रता कम होने पर उसका क्षरण होने लगता है, और इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है वो कथन की सही स्पष्टीकरण करता है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, प्रोटीन समृद्ध हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार हो। तो आप देखेंगे इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ठीक है, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, ध्यान रखना, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अभी हमने देखा पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित है। ठीक है, कुछ इसी प्रकार से ऊपर दिया गया था ना, ऑप्शन बी। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने प्रारंभ किया इको मार्क, वाटर मार्क, ISIM, आई मार्क, एग मार्क। देखिए, इस तरह से देखिए ऊपर इको मार्क के बारे में कैसे पूछा गया, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वो परिभाषा देखिए उसके फैक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इको मार्क से संबंधित यहाँ पर ये लाइन कही गई ना, तो आपको कहने का तात्पर्य, बताने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि किस प्रकार से एक ही विषय से देखिए कैसे घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली है, इसके लेखक है कैलोरीन मर्चेट, कार्ल मार्क्स, रेचल कार्सन, राजगोपालन। और यहाँ पर जो है साइलेंट स्प्रिंग पर्यावरण विज्ञान से संबंधित ये बुक है, जिसकी लेखिका अमेरिकी जीव विज्ञानी संरक्षणविद रेचल कार्सन है, और ये पुस्तक 1962 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है यहाँ पर, नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, या उपरोक्त में से सभी। देखिए,
अति नगरीकरण या फिर औद्योगिकरण जो है संतुलित विकास, पर्यावरण और पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संरक्षण, इन तीनों के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये कि तीनों ही करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक है M.J. ब्रैडशा, M. निकोलसन, R.H. वीटेकर, W.M. एडमस। ठीक है, एडमिस, हाँ, हरित विकास यानी कि ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक है W.M. एडमिस। ठीक है, W.M. एडमिस है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ। प्राकृतिक वनस्पति का अन्वेषक है मसानोबू फुकुओका, M.S. रंधावा, ठीक है, M.S. स्वामीनाथन, नॉर्मन वोरलॉग। तो प्राकृतिक कृषि की जो अन्वेषक हैं वो हैं मसानोबू फुकुओका, और ये जापानी किसान और दार्शनिक भी थे। ठीक है, जापानी किसान और दार्शनिक भी थे, ऑप्शन ए करेक्ट है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट। तो ये जो पर्यावरण संरक्षण के लिए ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी को जो है लॉन्च किया था, ऑप्शन सी करेक्ट है। 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसमें महत्वपूर्ण नहीं था? प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, राजनीतिक एवं विकास, जन सामान्य का विस्थापन और पुनर्वास। तो 20वीं शताब्दी के 80 के दशक के बीच में विकास के जो नकारात्मक पक्ष हैं उस पर विस्तार से जो चर्चा हुई है वो है प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, जन सामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास, इन सब के विषय थे, लेकिन राजनीति और विकास पर विषय पर चर्चा नहीं थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पलाची माड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, अवस्थित है कर्नाटक, कोंकण में, केरल में, तमिलनाडु में। तो ये पलाची माड़ा दक्षिण भारतीय राज्य केरल के पलक्कड़ जिले में, ठीक है, केरल के पलक्कड़ जिले में अवस्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ग्रीन वॉश इंगित करता है झूम कृषि की प्रोन्नति, नदी जल का शुद्धिकरण, हरियाली हटाना, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। तो ग्रीन वॉश उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां एक संगठन अपने पर्यावरणीय प्रथाओं या किसी उत्पाद या सेवा के पर्यावरणीय लाभों के बारे में लोगों को गुमराह करना चाहता है। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है? मिथ्या रूप से प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिकी अनुकूली, इको फ्रेंडली और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त है, किसी देश के वार्षिक वित्तीय विवरणों में पारिस्थितिकी पर्यावरणीय लागतों को शामिल नहीं करना, आधारित संरचना विकसित करते समय अनर्थकारी परिस्थितिकी दुष्परिणाम की उपेक्षा करना, किसी सरकारी परियोजना कार्यक्रम में पर्यावरणीय लागत के लिए अनिवार्य उपबंध करना। ठीक है, तो ग्रीन वॉशिंग एक भ्रामक अवधारणा देने या किसी कंपनी के उत्पाद पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर होने के बारे में भ्रामक जानकारी प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। और ग्रीन वॉशिंग क्या है? एक तरह से कंज्यूमर से किया गया भ्रामक वादा है जो ये स्थापित करने का प्रयास करता है कि अमुक जो उत्पाद है पर्यावरण के अनुकूल है। इसीलिए ऑप्शन ए ग्रीन वॉशिंग शब्द का सबसे सही यहाँ पर वर्णन दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि यानी कि ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ की है? हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ये प्रश्न बहुत पुराना है एक्चुअली, ठीक है, 2001 का है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखते हैं। अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी और अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीन डेक्स 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान, यहाँ पर शीर्ष स्थान दिया। वह स्कोर क्या है? तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी और अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीन डेक्स 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया है। इसमें विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार के अनुसार अंक दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट हो जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह 21 मार्च, 23 सितंबर, 5 जून, 25 मई। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इससे तो पता चल गया इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। और पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में, ध्यान रखना है, 1974 में मनाया गया था। और ये स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972 में आयोजित किया गया। पर्यावरण पर यह पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था और इसी सम्मेलन में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय भी लिया गया था। ठीक है,
अब अगला प्रश्न क्या कहता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 5 जून को मनाया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? क्लब ऑफ रोम, यूनेस्को, ब्रटलैंड आयोग, एजेंडा 21। तो ये जो समृद्धि की जो सीमा है, अप्रैल 1968 में 10 देशों में 30 व्यक्तियों का एक समूह, जिसने वैज्ञानिक, शिक्षक, अर्थशास्त्री, मानवतावादी, ठीक है, प्रशासक आदि ये सब शामिल थे। और रोम के एकेडमिया डी लिंसी, ठीक है, एकेडमिया डी लिंसी में एक बैठक हुई। इस बैठक से ही क्लब ऑफ रोम का विकास हुआ और इसी क्लब ऑफ रोम के द्वारा ही द लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रतिपादन किया गया। यानी कि क्लब ऑफ रोम की यहाँ पर बात करें, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जलवायु अनुकूल कृषि के लिए वैश्विक सहबंध यानी कि ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से कथन सही है? GACSA 2015। देखिए, गास्का यानी कि ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर 2015 में पेरिस में हुए जलवायु शिखर सम्मेलन का एक परिणाम है। गास्का की सदस्यता से कोई बंधनकारी दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। गाक्सा के निर्माण में भारत की साधक भूमिका थी। यहाँ पर कुछ कूट दिए गए, उनका सही उत्तर हमें चुनना है, 1 और 3, केवल 2, 2 और 3, 1, 2 और 3। देखिए, गाक्सा जो है 23 सितंबर 2014 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासचिव जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था। यानी कि पहला कथन तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। गाक्सा एक स्वैच्छिक मंच है जो सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठनों, संस्थानों, सिविल सोसाइटी, इनके लिए खुला है। और गाक्सा की सदस्यता से कोई बंधनकारी दायित्व जो है उत्पन्न नहीं होता, इसलिए दूसरा कथन यहाँ पर सही होता है, ठीक है। और भारत ने इसकी स्थापना में योगदान नहीं दिया था, इसलिए तीसरा कथन यहाँ सत्य हो जाता है। तो कौन सा कथन सिर्फ ठीक है? ऑप्शन 2। यहाँ पर ऑप्शन 2 कहाँ है? बी में है, केवल दूसरा कथन ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से आपको प्रश्न आएंगे और ध्यान रखना है करते वक्त, ठीक है। भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं? एक, धान्य कृषि पद्धतियों का परिहार, न्यूनतम जोत को अपनाना, बागवानी फसलों की खेती का परिहार, मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अपशिष्ट का उपयोग। फिर इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर स्थानिक, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ? स्थानिक एवं कालिक फसल, ठीक है, स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रमण, फसल आवतरणों को अपनाना। यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए, उसमें से सही उत्तर चुनना है। देखिए, संरक्षण कृषि क्या है, कौन सी पद्धति है? तो जिसमें कृषिगत लागत को कम रखते हुए अत्यधिक लाभ और टिकाऊ उत्पादकता लाई जा सकती है। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों जैसे मृदा, जल, वातावरण, जैविक कारकों में संतुलित वृद्धि होती है। इसमें कृषि क्रियाओं उदाहरण शून्यकर्षण, अति न्यूनीकर्षण के साथ कृषि रसायनों और अकार्बनिक और कार्बनिक स्रोतों का संतुलित व समुचित प्रयोग होता है, ताकि कृषि की विभिन्न जैविक क्रियाओं पर विपरीत प्रभाव ना हो, ठीक है। संरक्षित खेती में न्यूनतम जुताई से फसल अवशेष मृदा की सतह पर बनी रहती है और इससे मृदा क्षरण बहुत कम हो जाता है। और सामान्यतः 30% तक फसल अवशेषों द्वारा मृदा का ढका रहना अति आवश्यक है। और संरक्षित खेती में फसल विविधीकरण और फसल चक्र अपनाना बहुत ज़रूरी होता है। और इसीलिए किसान एक ही प्रकार का फसल चक्र कई वर्षों तक अपनाते हैं। जैसे धान गेहूँ फसल प्रणाली वर्षों से किसान एक ही खेत में लगा रहे हैं, जो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है और फसल संबंधित कीटों और रोग व्याधि को भी कम करता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, यानी कि दूसरा, चौथा और पांचवा कथन यहाँ पर करेक्ट है। अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन ए का भारत एक नगरीय जनाधिक्य वाले देश का उदाहरण है। कारण 2, कारण आर, भारत के अधिकांश बड़े नगरों में पर्याप्त अवस्थापना का अभाव है, ठीक है। तो यहाँ पर जनगणना 11 के अनुसार कह रहे हैं कि देश की लगभग 121 करोड़ की आबादी में 83.4 करोड़ लोग गांव में और 37.7 करोड़ लोग शहरों में निवास करते हैं। ये कब कहा गया? 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन जनसंख्या के रूप में आप देखेंगे भारत के जो शहरों में रहने वाले लोग हैं वो बहुत सारे विकसित देशों की तुलना में अधिक है। फिर भी प्रतिशत के आधार पर भारत अभी भी विकसित देशों जैसे हांगकांग, सिंगापुर उनसे भी बहुत पीछे है, जहाँ की नगरीय जनसंख्या लगभग 100% है। यानी प्रतिशत के आधार पर अगर हम देखें तो विकसित देशों के मुकाबले भारत अभी नगरीय जनाधिक्य वाले देशों में के उदाहरण में शामिल नहीं हुआ है। फिर भी भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति काफ़ी तेज है और भारत के अधिकांश बड़े नगरों में पर्याप्त अवस्थापना का अभाव है और इसीलिए
नगरीकरण के इस तेज प्रवृत्ति की कंपैरिजन में शहरी सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, शौचालय, परिवहन, इन सब की उपलब्धता नहीं बढ़ पा रही है, जिससे क्या हो रहा है, शहरों में समस्याओं को जनाधार बनता जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? वन, जल, सड़कें, खनिज। तो वन, जल और खनिज देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं, जबकि सड़कें प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित नहीं की जाती हैं। किसको? सड़कें नहीं की जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक स्मार्ट नगर विकास का लक्ष्य नहीं है? अच्छा शासन, स्वच्छ हरित नगर, जीवन की गुणवत्ता का स्थिरीकरण, स्मार्ट गतिशीलता। तो स्मार्ट शहर का उद्देश्य क्या होता है? स्थानीय क्षेत्र के विकास को साकार करना और तकनीक का उपयोग करके, विशेषकर ऐसी तकनीक जिसके स्मार्ट परिणाम मिले माफ़ी चाहती हूँ, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। ठीक है, क्षेत्र आधारित विकास से मलिन बस्तियों को बेहतर नियोजित शहरों में रूपांतरित करने सहित मौजूदा क्षेत्रों का रूपांतरण होगा और शहरी क्षेत्रों की बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए शहरों के इर्द गिर्द नए क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, पति और पत्नी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, किसका अध्ययन है? पारिस्थितिकी जीव विज्ञान क्या है? एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों या उनके वातावरण के बीच में पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जीव और उसके बाहरी वातावरण के बीच एक सक्रिय संबंध होता है। कुछ स्रोतों के अनुसार उससे पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग हम देखेंगे 1865 में। ठीक है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग 1865 में ई में रेटर ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर बाहरी वातावरण के बीच एक सक्रिय संबंध होता है। इसमें ऑप्शन ए, जीव और वातावरण की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न, आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, अभी हमने देखा था किसने क्या कहा था, 1935 में। आप देखेंगे एजी टॉन्सले द्वारा सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम की संकल्पना प्रस्तावित की गई थी। एजी टॉन्सले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना अजैविक और जैविक घटकों से होती है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय से में सही नहीं है? ये अजैविक और जैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, ये एक बंद तंत्र होता है, ये प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा और पदार्थों का लगातार इनपुट और आउटपुट होता रहता है, और बंद तंत्र में ये क्रियाएं नहीं होती हैं। ठीक है, बंद तंत्र में क्रियाएं नहीं होती है। अगला प्रश्न है, किन चार घटकों द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है? जल, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, मृदा, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, अजैविक पदार्थ, उत्पादक, उपभोक्ता, वियोजक, शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, परजीवी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा क्योंकि अजैविक पदार्थ, उत्पादक, उपभोक्ता और वियोजक द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम का निर्माण होता है, और जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता और वियोजक शामिल होते हैं। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर पूरी तरह करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र से संबंध सही नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई के समस्त जीवों और भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। ये एक कार्यशील इकाई है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है, एक बंद तंत्र होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो देखिए ये एक बंद तंत्र है। ठीक है, जो ये कह रहा है कि इस प्रश्न में पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा। बाकी के ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसको कथन ए को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, जीव मंडल एक खुला विवर्त तंत्र का उदाहरण है। कथन आर, कारण आर, जीव मंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश और बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। ठीक है, कौन से उत्तर सही है उनको बताना है। देखिए, बायोस्फीयर क्या होता है? मिट्टी, शैल, जल, वायु से बना हुआ एक पतली परत है जो पृथ्वी के चारों ओर मानी कि चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त होता है, जो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है जिसके साथ जीवित जीव संबंधित है। जैव मंडल जीवों का भरण पोषण करता है, और ये खुला तंत्र यानी कि ओपन सिस्टम है क्योंकि इसमें पदार्थों का लगातार इनपुट और आउटपुट होता रहता है, और इसीलिए पारिस्थितिकी तंत्र से पोषक कभी समाप्त नहीं होते हैं और ये बार बार पुनः चक्रीय होते हैं और अंत काल तक चलते रहते हैं। हालांकि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है और ऊर्जा का प्रतिशत
10% भाग ही पोषण स्तर पर यानी कि ट्रॉपिकल लेवल से अगले पोषण स्तर में स्थानांतरित होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का निवेश और बहिर्गमन चलता रहता है, इसलिए अभिकथन ए सही है और आर गलत है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं ना ऐसे प्रश्नों को? ये प्रश्न आपसे आप देखेंगे पेपर में आपको भरे मिलेंगे, ठीक है, बहुत मिलेंगे, तो इसलिए इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। क्लियर है? तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को पसंद आ रही है आपको तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ या ज़रूरतमंद लोगों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और इसी प्रकार से हम भी नए नए प्रोग्राम्स निरंतर लेकर आते रहें। जनसंख्या देखेंगे कि नगरीकरण पर जो वीडियोस हैं उसको भी हम जल्द ही प्रसारित करेंगे। तो फिलहाल के लिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।